नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप सत्य हिंदी को अपना भुगतान कर सकते हैं। सत्य हिंदी की सदस्यता लें और इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है। अगर गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। असम में बीजेपी नेता की कार से ईवीएम बरामद होने के बाद हंगामा। पीएम ने कहा किसी और सीट से भी लड़ेंगी दीदी, टीएमसी का पलटवार। चुनाव के बीच डीएमके नेता स्टालिन के दामाद के घर छापे, स्टालिन ने दिया जवाब। वाड्रा के संक्रमित होने के बाद प्रियंका हुई आइसोलेट, कांग्रेस को झटका। और कोरोना ज्यादा संक्रामक पर कम घातक। बात करते हैं असम के चुनाव की, जहां पर कल रात एक बीजेपी नेता की निजी गाड़ी में कुछ ईवीएम्स बरामद हुई थी, जिसके बाद काफी शोर मचा। क्योंकि एक प्राइवेट गाड़ी में अगर ईवीएम जा रही है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ये ईवीएम आखिर एक प्राइवेट गाड़ी में क्यों बरामद हुई। और वो भी ये कहा जा रहा है कि वो जो ईवीएम्स हैं वो ईवीएम्स स्ट्रॉन्ग रूम में जा रही थी। अब जाहिर सी बात है कि जो ईवीएम की देखरेख होती है वो पोलिंग पार्टी के ऊपर होती है और उसकी जिम्मेदारी होती है। जब पोलिंग पार्टी में कहती हूँ तो उससे मेरा मतलब है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, और उसके अलावा 3 और जो चुनाव अधिकारी या जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो मिलाकर एक पोलिंग पार्टी बनते हैं। तो ये कहा जा रहा है, अब आपको बता दें कि ये जो बीजेपी नेता जिसका नाम बार बार आ रहा है, ये पत्थरकांडी इलाके से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कृष्णेंदु पॉल, इनकी गाड़ी थी। इनकी गाड़ी से ये ईवीएम्स बरामद हुई है और कुछ लोगों ने इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। उसके बाद शोर मचा, विपक्षी नेता वहां पर जमा हुए और उसके बाद इस पूरी घटनाक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ। और इसे वायरल करने वाले एक पत्रकार हैं अतानु भूया, उन्होंने कल रात को ट्वीट किया। और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने वो जो पोलिंग स्टेशन है, जो पोलिंग स्टेशन 149 जो कि इंदिरा एमवी स्कूल का है करीमनगर में, तो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है, तो वहां पर अब फिर से पोलिंग के आदेश दिए हैं, यानी कि रीपोल होगा उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में। अब आपको बता दें कि जो ईसी यानी कि जो चुनाव आयोग है उसने अपने प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये उल्लंघन है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स का। ट्रांसपोर्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका वायलेशन है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल्स की हम बात करें तो एक निजी गाड़ी में ईवीएम्स को रखकर नहीं जाया जाता। लेकिन जब रिपोर्ट मांगी सेंट्रल पोल पैनल ने, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, तो उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पोलिंग पार्टी थी उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और गाड़ी खराब होने के बाद उन्होंने लिफ्ट मांगी एक प्राइवेट गाड़ी से, और जो कि बहुत ही अनकन्विंसिंग सा एक एक्सप्लेनेशन लग रहा है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट मांगी है चुनाव आयोग ने। रिपोर्ट तो ऑलरेडी वहां पर इसका आदेश दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गाड़ी का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम एक प्राइवेट व्हीकल को क्यों हायर करते हैं, और वो प्राइवेट व्हीकल किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल की है। अब माना यह जा रहा है कि ये जो ईवीएम्स हैं पोलिंग स्टेशन 149 की, इनको लेकर जाया जा रहा था। कृष्णेंदु पॉल जिनका नाम आ रहा है, तो उन्हीं के हवाले से शायद ईवीएम की जो टैंपरिंग है वो हो सकती थी। तो ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के जो वायलेशंस हैं, तो वो भी अपने आप में चुनाव आयोग के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किसी तरीके की अगर अनहोनी हो जाती है, या जब आप ईवीएम्स लेकर जाते हैं, ईवीएम्स में आपके बैलेट बॉक्सेस, वीवीपैट, वो सारी मशीन्स हैं। हालांकि वो कोई भी टैंपर नहीं हुई थी, वो बिल्कुल इंटैक्ट हालत में ही वो ईवीएम्स पाई गई हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा प्लान बी नहीं है कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो आप एक निजी गाड़ी को ही क्यों हायर करेंगे, और वो भी एक ऐसी गाड़ी जो कि बीजेपी के नेता की है।
तो इस पर निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग का जो प्लानिंग अरेंजमेंट है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं है। और तीसरा सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के जो नेता हैं उनकी सहायता करने में लगा हुआ है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है जब ये घटना आई सामने, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईवीएम्स किसी की निजी गाड़ी में मिलती हैं तो वो ईवीएम्स खाली बीजेपी नेताओं की होती हैं। दूसरा एक जो पॉइंट उन्होंने खड़ा किया था कि जब भी ऐसी वारदातें सामने आती हैं या कोई ऐसा घटनाक्रम सामने आता है तो इन घटनाओं को छुपा दिया जाता है और खासकर वो लोग जो कि ऐसी घटनाओं को उजागर करते हैं उनको आरोपी बना दिया जाता है। तो आज बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर और किस तरीके से बीजेपी टैंपर करने की भी कोशिश कर सकती है। इस घटनाक्रम से ये बिल्कुल साफ हो गया है और अब जब ये रिपोर्ट मांगी गई है तो देखा जाएगा कि रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन फिलहाल बहुत ही संदिग्ध हालात में इस तरीके की जो ये घटनाक्रम हुआ है तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। जैसा मैंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कि क्या जो रूलिंग पार्टी है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये करना चाह रही थी और ईवीएम को एक प्राइवेट गाड़ी में लेकर जाने का मकसद क्या था। क्या आप ईवीएम्स को टैंपर कर रहे थे? तो ये सारे बड़े सवाल इस समय सबके सामने हैं। लेकिन निष्पक्षता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और जो पूरा जो चुनाव का जो तंत्र है आज उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर टीएमसी बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है और जिस तरीके से दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रही हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभी 8 फेज का ये पूरा चुनाव है पश्चिम बंगाल में और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो हमला दोनों पार्टीज की तरफ से तेज होता जा रहा है। आज गृहमंत्री अमित शाह आज कूच बिहार जो कि पूर्व बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है आज वहां पर थे और उन्होंने एक कड़ा हमला बोला एक बार फिर से ममता बनर्जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो टीएमसी की सरकार है वो 3T के मॉडल पर शासन करती है और ये 3Ts क्या है? पहला टोलाबाजी, दूसरा तानाशाही और तीसरा तुष्टीकरण, यानी कि टोलाबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण से टीएमसी का शासन चलता है। साथ में नंदीग्राम की लड़ाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि दीदी तो अब नंदीग्राम से जा रही हैं, यानी कि वो हारने वाली हैं। और उसके बाद उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया कि नॉर्थ बंगाल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो घुसपैठियों की है, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है और अगर लोग बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी इस घुसपैठ को बिल्कुल रोक सकती है। साथ में विकास के काम का भी उन्होंने उल्लेख करा और कहा कि हम एक नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे जिसके जरिए 2000 करोड़ सालाना खर्च किया जाएगा, एम्स बनाया जाएगा। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना हमला काफी जोर शोर से किया ममता बनर्जी के ऊपर। वो उलुबेरिया में थे, हावड़ा के एक इलाके में, जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि दीदी एक और सीट से चुपचाप नॉमिनेशन फाइल करने वाली है, वो भी उनकी एक सेफ सीट होगी। यानी उनके कहने का इशारा ये था कि दीदी ऐसा लगता है कि नंदीग्राम हार रही हैं। और उन्होंने कहा कि लोगों ने नंदीग्राम में अपना जवाब दे दिया है और कहीं और से भी अगर वो नॉमिनेशन फाइल करती हैं और कहीं और से कॉन्टेस्ट करेंगी तो पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें एक बार फिर से जवाब देने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूट इंडस्ट्री का उल्लेख किया। उन्होंने कहा डबल इंजन सरकार के बारे में लोगों को याद दिलाई और फिर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कैसे उनकी जो अभी हाल में माटुआ आश्रम में जो विजिट थी बांग्लादेश में उसके ऊपर वो कैसे सवाल खड़े कर रही थी और उसके बाद वो अपनी जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उस पर आ गए। उन्होंने कहा कि दीदी को आजकल चोटी, भगवा और तिलक पसंद नहीं है, यानी कि फिर से जो एक हिंदू कार्ड बार बार जो बीजेपी खेलती है उसका भी उल्लेख साथ में किया है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा चुनाव है ये पूरी तरह से पोलराइज्ड है, एक पोलराइजेशन की टैक्टिक्स है जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को न सिर्फ गृह मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, वो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के इस हथियार को अपनाते हैं। और शुवेंदु अधिकारी
कि तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनकी आत्मा ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो टीएमसी से आए थे और इसके बाद जिस तरीके के रेफरेंसेस उनके स्पीचेस में देखे गए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी का जो रेफरेंस हो बेगम को लेकर, या जिस तरीके से वो हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेगम जीत गई तो हिंदूज का धोती पहनना मुश्किल हो जाएगा, तुलसी की माला गले में डालना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप में एक जो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखा जा रहा है और जिस तरीके से पार्टीज हिंदू कार्ड को खेल रही हैं, वो अपने आप में एक नॉवेल्टी के तौर पर इस समय वेस्ट बंगाल में देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहले इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं आती थी नजर। लेकिन हाँ, इस समय जो मुकाबला है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो काफी कांटे की टक्कर है। एटलीस्ट 2 जो चरण के मतदान हुए हैं उसमें बीजेपी ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए टीएमसी बिल्कुल बैकफुट पर है, टीएमसी बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है, हार चुकी है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच थी तो उसका पलटवार भी आज टीएमसी ने पुरजोर तरीके से किया। उन्होंने कहा कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी के अलावा किसी और सीट से चुनना होगा, क्योंकि उनको एक कांटे की टक्कर वाराणसी में मिलेगी। तो इस तरीके का पलटवार टीएमसी ने किया है। जैसा मैंने कहा कि 8 चरणों में ये पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल का होना है। तो अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं या फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाएगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं तमिलनाडु के चुनाव की, जहां पर मतदान होना है 6 अप्रैल को। और ठीक 4 दिन पहले डीएमके नेता एमके स्टालिन के दामाद के घर पर आज इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने छापे मारे। सुबह 8 बजे से ये छापे मारी शुरू हुई थी और 4 लोकेशंस में बताया जा रहा है कि इस छापे को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये जो छापे हैं वो जो डीएमके के जो नेता है स्टालिन, उनकी जो बेटी हैं उनके घर पे सिंथामराई और सबरीसन, उनके घर पर भी छापे पड़े हैं। सबरीसन डीएमके स्टालिन के बहुत करीबी और एडवाइजर माने जाते हैं, बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, लेकिन जितनी डीएमके की जो स्ट्रैटेजी है वो सबरीसन ही बनाते हैं। तो सबरीसन के घर पर छापे पड़े हैं और स्टालिन की बेटी यानी कि उनके दामाद के घर भी छापे पड़े हैं। और आपको बता दें कि डीएमके के जो नेता हैं उन्होंने चुनाव आयोग से कंप्लेन किया है और कहा है कि जो आईटी ऑफिशियल्स हैं वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव के समय में। और ये जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं ये चुनाव में सिर्फ एआईएडीएमके और बीजेपी की मदद कर रहे हैं, ऐसे आरोप डीएमके ने लगाए हैं अपनी शिकायत में, जो कि उन्होंने चुनाव आयोग से की है। अब आपको बता दें कि एमके स्टालिन ने भी इस आईटी रेड का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एमके स्टालिन हूं और मैंने मीसा देखी है, जिस समय वो इमरजेंसी का उल्लेख उन्होंने किया कि इमरजेंसी के टाइम में वो 6 महीने के लिए जेल गए थे। इसलिए ये जो डराने धमकाने की जो राजनीति है और ये जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है थ्रू द टैक्स ऑफिशियल्स या थ्रू जो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं, अगर उसके जरिए आप हमें डराना चाहते हैं, तो एमके स्टालिन ने कहा कि ना मेरी पार्टी डरेगी और ना हम डरेंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी विपक्षी पार्टी को चुनाव में नहीं देते हैं, और अगर आपको जरा सी भी लगता है कि एक विपक्षी पार्टी आपके लिए थ्रेट है तो आप उसके घर पर या ऑफिस में छापे मारते हैं, उसका इंप्रेशन लोगों के नजर में खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़े अनैतिक तरीके से जो ये चुनाव को लड़ने की जो एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसे बहुत लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की ये गुरिल्ला स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जहां पर विपक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में नैतिकता का अगर सवाल उठाएं तो बीजेपी पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो छापेमारी है ये सिर्फ हमने तमिलनाडु में ही नहीं देखी, हमने ऐसा पश्चिम बंगाल में भी देखा। और जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को बार बार दबाने की कोशिश की जाती है तो वो अपने आप में अनैतिकता पर बहुत सारे जो स्पॉटलाइट है वो लाकर खड़ा कर देता है कि अनैतिक तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर विपक्षी पार्टीज की आप आवाज को दबाना चाह रहे हैं, उन्हें कुचलना चाह रहे हैं और कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वो चुनाव में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि बिल्कुल एक फेल्ड पार्टी के रूप में नजर आए। तो बीजेपी की ये जो टैक्टिक्स है तो उस पर
संविधान को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि संविधान में ये सारी चीजें हैं कि आप किस तरीके से चुनावी जो प्रक्रिया है वो आपके संविधान का एक हिस्सा है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसका एक हिस्सा है। तो इन सारी चीजों का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को बार बार दबाना चाह रही है। तमिलनाडु में AIADMK और बीजेपी एक साथ अलायंस में इस चुनाव को लड़ रहे हैं और उधर DMK और कांग्रेस है। तो जाहिर सी बात है कि DMK और कांग्रेस के नेताओं को कुचलने की कोशिश किया जा रहा है और इसमें टैक्स ऑफिशियल्स और जो बाकी केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनकी मदद ली जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि 6 अप्रैल को जो मतदान होता है उसमें जब 2 मई को जब रिजल्ट्स आते हैं तो तमिलनाडु में क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो DMK जो एज अ पार्टी है वो 10 साल से शासन नहीं कर पाई है क्योंकि वहां पर लगातार AIADMK की ही सरकार बनी है। तो क्या अब ये पहला चुनाव होगा जहां पर अम्मा यानी कि जयललिता नहीं है और DMK की तरफ से करुणानिधि नहीं है। तो ये जो स्टॉलवर्ड्स हैं इनकी एब्सेंस में इस चुनाव को अब कैसे लड़ा जाएगा, जो पूरी रणनीति है उसे दोनों अलायंसेस किस तरीके से अंजाम देते हैं। और अब तो सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं मतदान में, तो देखना ये होगा कि पूरा ये चुनाव किस तरीके से पैन आउट होता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कोरोना के संक्रमण की। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने फेसबुक में अपने पोस्ट में लिखा है कि ही इज बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव, और जिसकी वजह से प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं और असम के दौरे पर थी, उनकी आज असम में एक रैली थी, कल तमिलनाडु में होनी थी और फिर केरला में रविवार को उनकी रैली थी। तो उस रैली को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि प्रियंका गांधी ने अपना कोरोना टेस्ट कराया, उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, उनके बच्चों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है कि वो अपने आप को थोड़े दिन आइसोलेट कर ले। आइसोलेट मेडिकल ग्राउंड्स पे वो कर रही हैं, लेकिन इसका जो राजनीतिक एक असर है वो चुनाव पर पड़ेगा क्योंकि प्रियंका गांधी एक डायनामिक फेस है कांग्रेस का। उनकी रैलीज को बहुत भारी संख्या में लोग सुनने के लिए आते हैं, उनका भाषण। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी रैलीज ऑलरेडी लाइंड अप थी असम, तमिलनाडु और केरला में। तो ये जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार है उसके लिए एक बड़ा झटका है। और आपको बता दें कि ये एक नजरिया हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वो स्टार प्रचारक हैं, उनकी रैलीज को लोग सुनते हैं, वो नहीं जा सकती। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये भी है कि जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस बहुत वीक फुटिंग पर है और वो चुनाव में अच्छा नहीं कर पाएगी, तो ये एक एक्सक्यूज भी बन सकता है आगे की। देखिए, हमारी जो स्टार प्रचारक थी वो आइसोलेटेड थी कोरोना महामारी के चलते, तो एक रीजन बन जाता है फॉल बैक करने का, अपनी फेलियर्स के लिए एक जो एलिबाय है एक तरीके से वो तैयार हो जाएगा कि उसके सहारे कम से कम एक सेविंग ग्रेस कांग्रेस को कहने को मिलेगा कि देखिए हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं थे। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और रॉबर्ट वाड्रा तो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का अपने आप को आइसोलेट करना, वो भी चुनाव के ठीक 3 दिन पहले, जहां पर 6 अप्रैल को हमने देखा है कि असम में आखिरी चरण का चुनाव है, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सारे राज्य हैं जहां पर 6 अप्रैल को चुनाव है। तो अहम रैलीज थी, इंपॉर्टेंट रैलीज थी, जहां पर आप अपने लास्ट मिनट अपने कार्डर्स को एनलिवन कर सकते हैं और उनमें ऊर्जा फूंक सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में कांग्रेस का प्लान बी क्या है कि अगर प्रियंका गांधी नहीं है तो क्या उनके बाकी जो लीडर्स हैं जो कि इस समय जमीन पर सक्रिय हैं, क्या वो उतनी एनर्जी या जान अपनी कार्डर्स में फूंक पाएंगे, उनकी रैलीज में क्या होगा, ये सारी देखने वाले सवाल है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के लिए ये एक डू और डाई बैटल भी है 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस समय काफी वीक फुटिंग पे नजर आ रही है, लीडरशिप क्राइसिस है, कार्डर्स संगठित बिल्कुल नहीं है। यूपीए के का जो पूरा अलायंस है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और जैसा कि हाल में संजय राउत ने कहा कि नहीं, शरद पवार को लीडर बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने कल इस बात पर बैक ट्रैक किया, पीछे हटे और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बातें नहीं कही गई हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूपीए की अगुवाई कौन करेगा। और कांग्रेस में जो लीडरशिप का सवाल है, आज प्रियंका गांधी के चुनाव की रैलीज में न जाने से ये जो लीडरशिप क्राइसिस का सवाल है आज कांग्रेस में फिर से आकर सामने खड़ा हो गया कि इफ नॉट प्रियंका गांधी फॉर इलेक्शंस देन हु एल्स इज देयर एज अ फेस फॉर द कांग्रेस। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ।
हमारी दूसरी खबर भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी भयावह हैं। अभी जो पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास आंकड़े आए हैं सामने, वो 81,466 न्यू इन्फेक्शंस के हैं, नए संक्रमण के मामले हैं, और 469 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं पिछले 24 घंटे में। और जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि अप्रैल के महीने में ये जो संक्रमण है ये बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर होगा। आपको ध्यान होगा कि थोड़े दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अप्रैल का महीना बहुत ही भयावह हो सकता है, क्योंकि 25 लाख इन्फेक्शंस नए आ सकते हैं। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है कि संक्रमण तो बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक ये पाया गया है कि संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। और उसके आंकड़े भी सामने आए हैं कि जैसे महाराष्ट्र में डेथ रेट कितना कम हुआ है, 75% कम हुआ है, पंजाब में 72% कम हुआ है, चंडीगढ़ में 65%, गुजरात में 83% और एमपी में 72% जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। यानी कि संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, लेकिन मौत के मामले यानी कि जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, यानी कि घातक नहीं है। संक्रमण अगर बढ़ रहा है तो कोरोना आपके लिए घातक नहीं है। अब आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि दूसरी लहर पहले अप्रैल में पीक करेगी, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर का जो कहर है वो धीरे धीरे अपने आप में कम हो जाएगा। टीकाकरण का अभियान है उसने तेज़ी पकड़ ली है और 45 साल के ऊपर जो उम्र के जो लोग हैं उनको टीकाकरण करने के लिए कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण होगा। तो टीकाकरण के अभियान को बढ़ाया गया है, उसमें रफ्तार दी गई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है इस समय सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप मास्क पहने, हाथ धोएं और जितने भी जो एहतियात बरतने हैं वो बरतें, क्योंकि अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि 3 दिन पहले ही अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को और हेल्थ सेक्रेटरीज को ये चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये सारे नियम और कानून बताए गए हैं कि किस तरीके से जो लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको बनाया जाए, और जो लोग नहीं मानते हैं, जो नहीं सुनते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। तो कुल मिलाकर एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और आज एक रिव्यू मीटिंग भी हो रही है और उस पर निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। दिल्ली की भी एक अहम बैठक चल रही थी जिसमें कि ये अनाउंसमेंट आया है कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है, इसलिए लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, पुणे में जैसे है वहां पर मॉल्स को बंद कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए, नाइट कर्फ्यूज ऑलरेडी लगा दिए गए हैं, तो तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस तो लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी जो इस समय अगर आप कहें कि सफलता की जो सीढ़ी है जिस पर आप संक्रमण पर रोक लगा सकते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन ही है और इसे आप ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच, और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।